हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइडियन थिंकिंग। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के क्रीम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और इसमें हमने जैसा कि बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। केवल कैसे रेट लिखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ट्रिक, टेक्निक क्या होती हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, अपना 20 to 30 मिनट होने वाला है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। और ऐसा हमारा मानना है कि अगर हमारा जो भी क्रीम कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर देखें आप 90 to 95% प्रॉब्लम गारंटी इधर से ही आने वाला है, जो आप 30 मिनट का ही लेक्चर देखते हो। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या नाम ही है काइनेटिक्स, तो केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब रेट के बारे में, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए डिफरेंस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में फेजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म्स आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही हो गया रेट। अच्छा, रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, टाइम का सेकेंड, तो यूनिट ये हो जाता है रेट का। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जैसे देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखा गया है, ध्यान से देखना, रेट लिखना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो है -1/A, हमेशा ऐसे ही लिखना। रिएक्टेंट खर्च होगा, ख़त्म होगा, वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए इसको माइनस दिखाते हैं, कम होगा। तो -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है, B, तो -1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, गायब हो रहा है। प्रोडक्ट वाले को पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि ये बन रहा है, तो +1/C चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको भी पॉजिटिव 1/D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, केवल ए की बात करें तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को ऐड नहीं करना। जब रेट लॉ लिखते हैं तब वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री आप नहीं लिखते हो, केवल इसको लिखते हो ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोलूँ तो स्टोइकियोमेट्री को नहीं लिखना, बस ये अपीयरेंस बोलूँ तो प्रोडक्ट वाले को लिखना। ठीक है, ये हमेशा रेट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आना ही आना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट मान लो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब किसी भी इंटरवल में बताया जाता है, ऐसे समझो R2 - R1, T2 - T1। T1 के रिस्पेक्ट में रेट R1 है, T2 के रिस्पेक्ट में R2 है, तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ये हम निकालते हैं किसी इंस्टेंट पे आपको बताना हो तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, उसको स्लोप से निकालते हैं। अगर ग्राफ में गिवन है, जैसे देखो हमें इस इंस्टेंट पे रेट निकालना है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच लो, इसी का स्लोप निकाल लो, वही होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो क्या हो, ये अच्छा प्रोडक्ट गिवन है इसलिए हमने डिसअपीयरेंस लिखा है। हाँ सॉरी, डिसअपीयरेंस नहीं, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट है ना, तो मतलब रिएक्टेंट से क्या बना होगा, प्रोडक्ट, तो इसलिए लिखा है। फिलहाल वो छोड़ो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टेंट ये निकालना है। स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, PS, तो PS ये थीटा निकालो, tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या इसी को dP/dt लिख लो, y/x क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो गया। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो 1/R को इंक्लूड करना, स्टोइकियोमेट्री जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट का। लेकिन अगर ये पूछता है डिसअपीयरेंस बोलता है तो वहाँ पे आपको केवल ये लिखना है, ये चीज़, ये फ़र्क तो होता है। डिसअपीयरेंस मतलब इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, बस इतना बात है, स्लोप निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रेट लॉ, एक तो आपने रेट एक्सप्रेशन ये लिख लिया, ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया तो ये ज़रूरी भी नहीं है, मैं आपको बोलूँ ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो रेट लॉ क्या होता है, AB अगर ये लिखा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जो रिएक्टेंट है उसके टू द पावर x, डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो k आ जाएगा, और x क्या है हमें नहीं पता है, इसी को रेट लॉ बोलते हैं। अब A ≠ x है, ये ज़रूरी नहीं कि x के इक्वल हो, लेकिन अगर ऐसा बोले एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है बोला है, तो जो A होता है वही x होता है, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे A फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं।
एक्स जो यहाँ पे था रेट लॉ में उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। कभी भी यूनिट, किसी भी के का यूनिट निकालना हो रेट कांस्टेंट, तो मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसी की भी यूनिट निकालना हो, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ए से बी गिवन था, ये गिवन था तो हमने इसके लिए रेट लॉ लिख लिया a⁻1, ठीक है, क्योंकि ये पहले से गिवन था। और ये देखो लिखा है द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है तो 1 लिख लिया, और बी के रिस्पेक्ट में भी 1 बोला है तो 1 लिख लिया, इसलिए लिखा है ना। नहीं लिख बोला होता तो XY मान लेते। अब बोला है रेट 0.10 है जब A20 B इतना है, लिख लिया है इतना। ऐसे 0.4 है तो A x है और B इतना है, ऐसे हमने पूरा तीनों इक्वेशन बना लिया। अब हमने 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, 2 और 3, तो यहाँ पे देखो ये से ये कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ गई। 2 और 4 को डिवाइड कर दो, 2 और 4 को, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट दिख रहा है। हाँ, 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास निकल के चली आएगी। तो बस x और y निकल आया, ठीक है, ऐसे निकालता है। अगर ये क्वेश्चन है, ये बोला है एक रिएक्शन गिवन है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड द रेट बिकम हाफ, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट द रेट रिमेन सेम। देखें ये गिवन है, इसके लिए रेट लॉ लिख लिया हमने। बोल रहा है रेट आधा हो जा रहा है जब A को डबल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड बोल रहा है रेट सेम है जब B को डबल किया जा रहा है, ये बन गया। अब डिवाइड कर लो, 1 और 3 को डिवाइड कर लो, 1 और 3 को डिवाइड किया तो ये एक कट्टम कुट्टम हो गया, अपने पास y की वैल्यू निकल के आ गई 0। 1 और 2 को किसी को भी डिवाइड कर लो, x और y निकालना है, डिवाइड कर लिया तो अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई -1, ठीक है, सिंपल। तो ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में, एक्सपेरिमेंटल होता है, ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है 1 2 3, ठीक है। और ऑर्डर कैन बी नेगेटिव 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो यहाँ पे। ये नॉट डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो डिफाइन नहीं होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। एक ये रिएक्शन हमने एज्यूम कर लिया, रेट लिखोगे तो a⁻0 क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो a⁻0 की वैल्यू 1 तो k, तो y = mx। तो रेट और अगर कॉन्सेंट्रेशन ए का रिलेशन पूछे तो कुछ है फॉर्मूला में दिख रहा है, नहीं तो कांस्टेंट। रेट टाइम का कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं, कांस्टेंट। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसी का रेट तो एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1/1, और ये क्या हो जाएगा dA/dt = dP/dt हो जाएगा, ये अपने पास, ठीक है। अब देखो जो ये अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लो, इसे 2, 1 और 2 को इक्वल कर दो, तो हम इक्वल करके दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। ए वाला जो है एक साइड, के वाला है एक साइड, इंटीग्रेशन A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम 0 था, AT क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम t जब कुछ समय बाद, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। 0 टाइम पे A0 कॉन्सेंट्रेशन था, t पे AT, तो अपने पास ये इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, अपर लिमिट -AT और A0 लोअर लिमिट, और ये भी 0 टाइम t। और पूरा सॉल्व करने पे, ये सब सॉल्व करना नहीं है आपको, फिलहाल मैं आपको बता दिया, तो अपने पास ये आता है। ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम t, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा याद रख लेना। इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा y = mx + c, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे आएगा। अच्छा, ये वैल्यू जो होता है इंटरसेप्ट c है, और ये पॉइंट जो है वो AT है, ये मत भूलना। स्लोप क्या है -k, ठीक। तो ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है, हमेशा पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ निकालते हैं। हाफ लाइफ मतलब होता है जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो एक बात बता दो, जब रिएक्शन आधा कंप्लीट होगा तो टाइम भी आधा लगेगा, और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, आधा बचेगा। इनिशियल A0 था, कुछ समय बाद आधे टाइम पे हाफ हो जाएगा। फार्मूला हमने अभी निकाला, ये होता है। तो AT क्या हो जाएगा आधे टाइम पे A0/2, A0 इनिशियल यही था और टाइम t½ तो t½ A0/2k आता है। तो y = mx, तो यहाँ पे m क्या हो गया 1/2k, तो t½ और A0 और ये क्या हो जाएगा m = 1/2k। तो ये ग्राफ हो गया t½ लाइफ का। अच्छा, t अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए तो एक बात बता दो, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो हमारे पास AT कितना बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम t 100% कंप्लीट होने के बाद 0 पूरा कन्वर्ट हो गया, तो ये 0, तो A0/k ही होता है ना। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना।
अगर मान लो ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिखा था ए से पी, मान लो कुछ अलग रिएक्शन आ जाए एन ए पी आ जाए, तो फार्मूला क्या होगा, फिर से इंटीग्रेशन करें, नहीं ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता था, अब यहाँ पे एन को ऐड कर लेना बस, जैसे ए नॉट अपॉन 2 के होता था, यहाँ पे एन लिख लो जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री होता है बस, ठीक है, जीरो ऑर्डर में। क्वेश्चन करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला इफ़ टाइम टेकन फॉर 50% इज़ 2 मिनट, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75%। तो एक बात बता दो, 50% इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान लो, हमेशा 100 ही मान लो या 1 मान लो, तो जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बचेगा कितना, 80, 100 माइनस 50, 50% खत्म हो गया, इनिशियल 100 था, 50 बचा, तो 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये 50 है, 100 और के आ गया। अब रिएक्शन 75% कंप्लीट होगा तो 80 कितना हो जाएगा, 25, कितना 25 ना भाई, 80 100 माइनस 75 तो 25, तो ये फार्मूला हम पुट कर लिया, के निकाल लिया था, इस बार के पुट कर लिया, टी आ गया। अब मेंटॉस ज़िंदगी आपको दिखाता हूँ, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है अप्लाई करना। देखो बोला क्या है कि 50% जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, सेकेंड मेथड, यही मेथड से लगाना है जीरो ऑर्डर में। तो बताओ 1% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, 2 डिवाइड बाई 50। अब बताओ पूछा क्या था, 75% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, 75 डिवाइड बाई 250, तो ये क्या हो जाएगा, 225, 3 मिनट आ गया आंसर। तो ये ज़ीरो ऑर्डर में केवल एप्लीकेबल है, यूनिटरी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे फार्मूला चाहे यूनिटरी मेथड। अब ये सवाल देखो, द एबो रिएक्शन इज ज़ीरो ऑर्डर बोल दिया, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, द टाइम टेकन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सरल है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इतना है, तो हाफ लाइफ ए नॉट अपॉन 2 के, यहाँ से के निकल आया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, ठीक है, या आप 100 मान लो या इसी को 1 मान के कर लो, परसेंटेज में मानना हो तो 100, नॉर्मल मानना हो तो 1, तो 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो ये बोला है कितना बच रहा है, 1/4, तो 1/4 बच रहा है, 1 मान के किया, और ये इनिशियल कितना था, 1 था, के आपने निकाल लिया, टी टाइम निकल के आ जाएगा भाई 75। और ऐसे भी सोचो, अगर 1 से 1/4 बच रहा है मतलब कितना कम हो रहा है, 3/4 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 75%, खत्म कहानी, यूनिटरी मेथड लगा लो जीरो ऑर्डर में। जेई का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ कौन सा याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहला फार्मूला ये याद रख लेना है। देखो इसमें ट्रिक क्या है, जीरो ऑर्डर ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता था, तो यहाँ पे एल एन लगा लो, बात खत्म। देखो हो गया वही। अब इसी को लॉग में चेंज करना हो तो 2.303 से एक इसका ग्राफ निकाल लो तो ये आ जाएगा, बाकी सब कुछ से ये एल एन टी और ये पूरा एल एन ए नॉट। अब इसी को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो कौन सा फार्मूला निकल गया, ये भी, क्योंकि ये पूछे गए हैं ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। स्लोप यहाँ पे -k/2.303। और जब से इम्पोर्टेंट फार्मूला ये वाला है जो हमेशा याद रखना, ये सबसे यूज्ड फार्मूला यही है। वैसे सब एक ही है, ऊपर वाला ये वाला है, लेकिन सबसे यूज यही। ये ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए नॉट क्या है, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहें तो एक ये भी होता है फर्स्ट ऑर्डर का, उसी से डिराइव हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसका ग्राफ याद रखना, ये आता है, ठीक है, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर की। अच्छा हाफ लाइफ निकालोगे तो ये होता है, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर का, तो डिपेंड नहीं करता, तो ये हम कॉन्सेंट्रेशन है ये ऐसे कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। अब ये ट्रिक है, कुछ ट्रिक है जो आपको याद रख लेनी, इसको मैं ऐसे पहले वो हाईलाइट करता हूँ। ये ट्रिक क्या है, केवल फर्स्ट ऑर्डर में लगाना। कभी पूछता है टी 75% बताओ, तो 2 इंटू टी हाफ डायरेक्ट आप करना, ये टी 90% ये, ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपकी, 1 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, और एक जनरल फार्मूला है कोई भी परसेंटेज के लिए। तो देखो दिखाता हूँ, जैसे जे एक क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला हाफ लाइफ गिवन है, द टाइम टेकन फॉर 75%, तो अभी मैंने बताया टी 75% बराबर क्या होता है, ये देखो 2 टी हाफ, T50 मतलब टी हाफ, तो यहाँ पे टी हाफ गिवन था 30, 60 आ गया, बात खत्म,
सिंपल। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर आपको गैसेस फेज में निकालना हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। गैसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर सिंपली मान लो एक रिएक्शन है ये, इनिशियल प्रेशर P0 मान लो, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। कुछ समय बाद -x कम हो गया प्रेशर, जो कम हुआ वही तो यहाँ बनेगा, ठीक है। P टोटल हम निकालेंगे तो इसको सम कर लो, ऐड कर लो, तो ऐड कर लिया और हमारे पास ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू P -P0। अब हमें पता है T जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट ए टाइम T या P माइनस दैट सीख लो, यही तो है एट ए टाइम T, ये वाली वैल्यू तो अलग नहीं है कुछ। तो एक काम करते हैं P0 -x निकाल लेते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेशन एट या प्रेशर एट ए टाइम T, तो ये हो जाएगा इतना आया, तो पुट कर लो वैल्यू, इनिशियल प्रेशर इतना था और ये वैल्यू आ गई इतना, कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम T या प्रेशर एट ए टाइम T ये। तो ऐसे यहाँ पे D होगा तो फिर उसको भी कर लेना, ठीक है। आपको तरीका आना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये होता है, सेकेंड ऑर्डर का जनरल इक्वेशन आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला, ये फार्मूला, ठीक है। इसका हाफ लाइफ ये होता है और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ एक बार आपको देखना है, तो ये मैंने इसके लिए बनाया है ग्राफ और ये इसके लिए बनाया है। अगर मान लो हाँ ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, nth ऑर्डर के लिए एक जनरल इक्वेशन आता है पर मैंने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको ग्राफ के बारे में बताते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में। तो एक चीज़ नोटिस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। यहाँ पे कभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का रिलेशन पूछा जाता है, तो देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H लेस देन 0, ये जनरल फार्मूला है डेल्टा H, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। और जो आपको एक याद रखना है, डेल्टा H होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये याद जरूर रखना ये वाला, ठीक है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा H आपको क्या बनाना है, लेस देन 0 बनाना है। तो डेल्टा H लेस देन 0 कब होगा, अब ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी ये क्या है, प्रोडक्ट है। फार्मूला में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो ये मान लो 3 है, ये कितना है, 1। डेफिनेटली ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसलिए इसको 1 माना, तभी तो ये हमारे पास पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। तो बेसिकली ये किसका ग्राफ है, एक सेकेंड, ये किसका ग्राफ है, यहाँ पे डेल्टा H हमें नेगेटिव बनाना है, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ये वैल्यू हमारे पास बड़ी होनी चाहिए ना, ये 5 होगा, ये 2 होगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो यस, रिएक्टेंट बड़ा था और ये छोटा था, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सोथर्मिक को इंडिकेट करा है। तो जब भी एक्सोथर्मिक है, ये ऊपर होता है और ये नीचे, ये जरूर पहचानना। और ये ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बैकवर्ड ये यूनिवर्सल है। मान लो एंडोथर्मिक है, तो अब डेल्टा H हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, समझना। एंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव बनाना है, फॉर्मूला ये हमें पता है। तो एक काम कर लेते हैं, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तभी तो डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। तो एक काम कर, प्रोडक्ट देखो इस बार बड़ा है और रिएक्टेंट क्या है, छोटा है, ठीक है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो यस ये ग्राफ होता है एंडोथर्मिक का। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का ज़्यादा होना चाहिए, बैकवर्ड्स इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, और यहाँ पे जस्ट उल्टा होना था, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं भूलना, मैं कहूँगा आप रटना नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्ट एंडोथर्मिक, ये बताओ, ये बड़ा है तो एंडोथर्मिक, ये प्रोडक्ट बड़ा एंडोथर्मिक, ये देखो रिएक्टेंट बड़ा एक्सोथर्मिक, बात खत्म। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो मल्टी स्टेप में हो, तो उस केस में ऑर्डर वगैरह कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले मल्टी स्टेप में गिवन है रिएक्शन, आपको स्लोएस्ट स्टेप देखना है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप का हमने रेट लिख लिया KaB2। अब मेन रिएक्शन कौन सी थी आपको पता है, ये मेन रिएक्शन थी। इसमें आप नोटिस करो, यहाँ पे आपको इसमें B2 है, A2 है, और इसमें B2 तो है लेकिन ये नया चीज़ मिला, मतलब इंटरमीडिएट कौन सा हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट A है, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। तो ये इंटरमीडिएट हो गया। और A की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला, उसको लिख लो और उसका K निकाल लो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो A की वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी, ठीक है। और A की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला था स्लोएस्ट, पुट कर लिया। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना आ गया, 3.2, 1.5 आ गया। ये ऑर्डर निकालना है ना इसका, इसको K मान लो, हाफ 1, तो 1.5 आ गया, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और है, इसमें फिर से वैसा ही है, स्लो स्टेप वाला ये है, इससे रेट लिख लिया। अब देखो इसमें O3 था, तो O3 तो है लेकिन ये नया चीज़ दिखा, तो ये क्या हो गया, O न्यू था, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब इसी की वैल्यू आपको टारगेट करनी है, तो कैसे निकालनी है, ये रिवर्सिबल वाली इक्वेशन है, उससे हमने लिख लिया K2, डायरेक्ट KC लिखो ना इसको, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो यहाँ से O निकल आया, O इतना है, O को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कर दिया तो ये आया, और यहाँ पे ये पावर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, सिंपल से R2/R1 K2/K1, ये म्यू को बोलता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, T2 - T1/10। ठीक है, ये आप पढ़ लो। ठीक है, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है 2 से 3 टाइम्स। आर्हेनियस इक्वेशन, देखो आर्हेनियस इक्वेशन में ये होता है आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें K रेट कांस्टेंट, T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, E एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है ये इसमें लोग फंसते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू EA/RT का घटता है और K वैल्यू बढ़ता है, और जस्ट रिवर्स कर लेना। ठीक है, और जनरल इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस में, 2 टेम्परेचर कभी गिवन हो, रेट वगैरह पूछे तो आप यहाँ से निकाल लोगे। अच्छा, रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली होता है, तो रेट लिखा है क्वेश्चन में, जो गुमराह करता है वो यही रेट लिखा है, या रेट और रेट कांस्टेंट एक ही चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ आप समझ लेना है, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली होता है, तो आप इसी को एज्यूम करना। ठीक, पैरेलल रिएक्शन, अगर 2 रिएक्शन पैरेलली हो रही हैं तो इसका एक फार्मूला एटलीस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये रिएक्शन है, ये BC, तो इसके लिए K1 इसके लिए K2 हो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C/K1/K2। T इफेक्टिव निकालना है, पहले का हाफ लाइफ दूसरे का हाफ लाइफ, परसेंटेज ऑफ B निकालना है, तो ये फार्मूला और ये C। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इस बार भी नीट में पूछा है, ये गिवन है, तो हमें ये आपको गिवन था, तो हम इक्वेशन फर्स्ट है, अब हमें आर्हेनियस इक्वेशन ये पता है, दोनों साइड हमने ln ले लिया, तो ये हमारे पास आया ln A × B ln A + B करके, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो EA/R, ये स्लोप है, इसको कंपेयर कर लो, T हटा दो तो EA/R की वैल्यू इतना आ रहा है, तो EA की वैल्यू R की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना R की वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर इतना आ गया। ठीक, 1000 से आप इस किलो जूल में चेंज करना है, डिवाइड कर दो तो ये 166 किलो जूल आ गया। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट बात, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। अगर इतना आप याद रखते हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आई होप कि बन जाएंगे। ठीक है, 99% केसेस है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी लोग नए हैं मैं आपको बता दूं, नीट 2026 का जो पेपर अभी हुआ है, हमने जो 5 स्टेप स्टडी बताया था विद इन 2 मंथ, सारा का सारा पेपर वही 100% क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट आया था। ठीक है, आप जाके मैच करा लो, एक बार नहीं 3-3 रेफरेंस मैच करेगा। 2 महीने में इतने क्वेश्चन हमने कराए थे 5 स्टेप स्टडी, तो पूरा वेल प्लानिंग है 5 स्टेप स्टडी। पहला स्टेप होता है क्लासिक 1 शॉट, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से 1 शॉट डिस्कस करते हैं, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ये पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। नीट 2025 में भी मैंने करा दिया, ये भी दे दूंगा, आप जाके ये भी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा कुछ नहीं मैंने पैसा लिया था। तो पेपर बहुत प्रेडिक्टेड होता है अगर ये आप रेलेवेंट कंटेंट को फॉलो कर रहे हो तो। मैं बता दूं, फर्स्ट स्टेप क्लासिक 1 शॉट था, सेकेंड स्टेप सुपर 45 था, और ये हमारा प्राइवेट लेक्चर है जो आप देख रहे हो। मे भी यूट्यूब पे अगर आ रहा है तो आप डेफिनेटली 2027 के लिए मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ये सुपर 45, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे हमारे पुराने, ये आपको सबसे सेकेंड स्टेप स्टडी सबसे टॉप पे अभी भी रखना है, ये फॉलो करना है। खास बात इसकी है, इसमें सारे NCERT, सारे JEE के PYQ, नीट के PYQ, NCERT एग्जाम्पलर, ये सारे एक्सेप्शन, सब कुछ थियरी के साथ कवर्ड है। ऑल वैरायटी प्रॉब्लम कवर है, इससे आपका कम समय में सारी चीज़ें ही कवर हो जाती हैं। और एक्सप्लेनेशन कोई रैंडम एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं हो तो इसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये भी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, क्लासिक 1 शॉट, तो स्किप कर सकते हो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। फिर दूसरा ये आप देख सकते हो। तीसरा आप अभी क्या देखना है, गेस पेपर। ये रहा गेस पेपर, एक हाई क्वालिटी हाई रिलेवेंसी गेस पेपर है पूरे इंटायर केमिस्ट्री से, ये भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। अगर आप लेट अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये भी देख लेना। ठीक है, सुपर 45 ये गेस पेपर। और थर्ड स्टेप अभी जो चल रहा है, थर्ड नहीं फिलहाल ये 7th 8th स्टेप है, लेकिन हम आपको टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं क्या करना है जो लेट है।
फ्यूचर 45 सीरीज आपको कर लेना है। ये भी अभी यूट्यूब पे चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें तो टॉप पे रखनी है। इसमें और बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं जो बच्चे कुचे थे एकदम, जेई के रिसेंट के PYQ भी एडेड है। उसके बाद जिसको अगर हमारा मतलब आपको प्राइवेट क्लास लेना है, क्रीम कॉन्सेप्ट लेक्चर जो आप देख रहे हो केमिकल काइनेटिक्स का, केवल 30 मिनट का लेक्चर होता है, मोर 20 to 30 मिनट। उसमें हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करते हैं। तो आप ये भी ले सकते हो, स्पेशल टेस्ट वाला लेक्चर आप ले, मतलब स्पेशल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जो हाई रेलेवेंसी के साथ टेस्ट होता है, देख सकते हो। इसमें नीट, जेईई मेंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लिए जाते हैं, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होते, और एक टास्क दिया जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें मिलेगा आपको प्राइवेट लेक्चर में, ठीक है। नीट 2027 की जो एक हाई रेलेवेंसी कंटेंट चाहता है, अंडर एक जेन्युइन मेंटरशिप चाहता है, आप वो भी जुड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे ज्वाइन करके मैसेज करो। आशुतोष नाम है मेरा, बॉबी सर भी है, पर मुझे मैसेज करना तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।